हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो पीछे का वीडियो देख के समझ ले कि कैसे उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है हमें। यानी जो भी आपका जो दे रखा है ये लैंग्वेज में कुछ, इसे आप समझ के अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में व्यक्त करना है और बताना है कि आपका द्विघात समीकरण के रूप को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी जितना भी लंबाई होगा चौड़ाई के मेजरमेंट से का दुगना से एक अधिक होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो ये आपका एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है तो इसमें कुछ वैल्यू दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि इसका जो एरिया है ये आपका 528 मीटर स्क्वायर है। यह आपका ऊपर वाला लेंथ मान लेता हूँ मैं, और इधर साइड जो है आपका ये वृत्त चला जाएगा यानी चौड़ाई। तो अगर मैं चौड़ाई को मानूँ कि x मीटर का चौड़ाई है, ये आपका कि x मीटर का चौड़ाई है, तो इसका लेंथ क्या होगा। लेंथ कह रहा है इसमें कि इसकी जो लंबाई है यानी लेंथ जो है चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई का क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ x। तो आपका 2x हो जाएगा यहाँ पे। और दुगने से भी क्या है कि एक आपका अधिक आ रहा है यानी कि प्लस का 1। ओके, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लंबाई जो है आपका आयताकार भूखंड का लंबाई है आपका, ये आपका 2x प्लस 1 मीटर और चौड़ाई आपका है x मीटर। ठीक है, और हमें और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का एरिया यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है कितना 528। ठीक है, तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल शेप में जो कुछ भी हो आपका उसका अगर एरिया निकालना होता है यानी क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप क्या करते हो, लंबाई में चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा आपका, और इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखा है आपको 5 to 8 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इसका जो लेंथ है और इसका जो विड्थ है उसके बारे में मुझे दे रखा है, गिवन है। तो लेंथ आपका जो है ये आपका 2x प्लस 1 है। लेंथ आपका क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे गिवन है। तो 2x प्लस 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, और चौड़ाई जो इसका विड्थ है ये आपका x है। तो मल्टीप्लाई विथ x इक्वल टू 5 to 8 आएगा। अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे। जब x में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x से तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। जब x में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो आपका आएगा x इक्वल टू 5 to 8, और सबको एक तरफ कर लीजिए तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 5 to 8 आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो हम लोगों ने वेरिएबल माना था x, इसका मैक्सिमम पावर क्या है आपका 2 है। यानी कि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर क्या होता है 2 होता है। यानी जो एक्सप्रेशन आया ये आपका द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। और हमसे यही पूछा था कि जो इसमें दे रखा है ये चीज़, ठीक है, ये जो स्थिति दे रखी है सिचुएशन, इसमें हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। अब दो क्रमागत यानी कि 2 कंटिन्यूअस इंटीजर पॉजिटिव नंबर जो है आपका, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। तो प्रथम जो भी आपका है, जो भी पूर्णांक होता है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस में आते रहते हैं। तो प्रथम पूर्णांक अगर माने यानी कि फर्स्ट इंटीजर, प्रथम पूर्णांक इक्वल टू अगर आप x मानते हो तो जो सेकंड है यानी कि दो क्रमागत यानी कि जस्ट इसके आफ्टर जो आएगा इंटीजर वो क्या होगा, यानी कि दूसरा पूर्णांक जो होगा जस्ट इसके बाद का, यानी कि अगर आप इसे x माने हो तो सेकंड वाला क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल क्या है 306 है, 306। तो दोनों का गुणनफल यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू 306।
तो फर्स्ट पूर्णांक आपका x है और सेकंड पूर्णांक जो आपका है x+1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 306 आएगा। गुना कर दीजिए, यहाँ पे x में 1 से गुना कीजिएगा x², x में 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस का x इक्वल टू 306। दोनों को एक तरफ ले आइए तो x² प्लस में x, ये माइनस का 306 आएगा इक्वल टू 0। तो x जो अपने वेरिएबल माना था उसका मैक्सिमम पावर क्या आया, ये आपका 2 आया, और 2 ये बताता है कि आपका ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो हमें बस इतना ही दिखाना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, मान निकाल कर नहीं दिखाना है हमें कि कौन से 2 पूर्णांक है जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए 306 आता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही करना है, आपको द्विघात समीकरण बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा है इसमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष की बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि कोई रोहन है और उसकी माँ जो है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष की बड़ी है। तो मैं मानूँ अगर यहाँ पे कि रोहन का उम्र, रोहन की आयु, अगर मैं मानूँ कि x वर्ष है रोहन की आयु, ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगी रोहन के उम्र से। तो रोहन का उम्र x वर्ष है, उससे कितने वर्ष की बड़ी है, 26 वर्ष की बड़ी है। तो आप यहाँ पे प्लस में 26 कर दोगे। ठीक है, यानी x प्लस 26 वर्ष की होगी रोहन की माँ। ठीक है, हमसे कहा कि उसकी आयु जो है, आयु का गुणनफल, कब उसका गुणनफल, तो अब से 3 वर्ष के पश्चात। 3 वर्ष के पश्चात मतलब कि आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद रोहन का उम्र में भी 3 ईयर का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में x है तो 3 वर्ष के बाद x+3 हो जाएगा, जबकि x+26 वर्तमान में है रोहन की माँ का। तो इसमें भी क्या करिएगा, आप 3 वर्ष ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब रोहन का उम्र बढ़ेगा तो रोहन की माँ का उम्र भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि रोहन का जो 3 वर्ष के बाद का उम्र है वो आपका x+3 हो जाएगा, 3 ईयर्स, इतना वर्ष का हो जाएगा रोहन। जबकि रोहन की माँ टोटली कितनी हो जाएगी कि x+29, यानी x+29 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें 360 आना है। तो प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इंग्लिश में इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि 3 वर्ष के बाद साथ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको 360 आता है। यानी कि x+3 मल्टीप्लाई विथ x+29 इक्वल टू 360। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x को पहले x+29 के साथ कर दीजिए, तो x+29, फिर से 3 को x+29 के साथ कर दीजिए, तो x+29 और इक्वल टू 360। ओके, दैट मीन्स कि x में x से कीजिएगा x², x में 29 से कीजिएगा 29x, x में 3 से कीजिएगा ये आपका 3x, और यहाँ पर 29 में 3 से कीजिएगा तो आपका 87 आएगा इक्वल टू 360। सबको एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आएगा x² प्लस में 29 प्लस में 3, ये आपका 32x प्लस में 87, और ये माइनस का 360 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका x² का x² प्लस में 32x, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 273 इक्वल टू 0। इसका जो वेरिएबल है x है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, आपका 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा कि हमें जो दिखाना था ये द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में, वो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आज के चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि कोई एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसका जो डिस्टेंस कवर करना है वो आपका 480 किलोमीटर्स है, और वो क्या करता है, इक्वल वेलोसिटी के साथ, इक्वल स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। इसकी जो चाल है यानी स्पीड है
अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इसके लिए हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाना है इसको। यहाँ पे रेलगाड़ी का जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, एक कोई वेरिएबल मान लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी का चाल। रेलगाड़ी का चाल, अगर रेलगाड़ी का चाल को आप x किलोमीटर पर आवर मान लें, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो इसको समय लग रहा है यानी टाइम, जो ट्रैवल करने में समय लगता है यानी कि समय को मान लेते हैं हम लोग t आवर्स, ओके। और जो आपको डिस्टेंस कवर करना है वो तो आपको 480 दे ही रखा है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी क्या है आपका, ये आपका 480 किलोमीटर दे रखा है, गिवन है। आपको इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है आपका फार्मूला, कि दूरी का जो होता है, दूरी यानी दूरी इक्वल टू होता है समय गुने चाल, या फिर चाल गुने समय कह सकते हो, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हम मानते हैं क्या, समय, तो समय बराबर आप क्या लिख सकते हो, अगर हम यहाँ पे टाइम का निकालें फॉर्मूला तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। तो टाइम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड क्या होगा, x किलोमीटर होगा, ठीक है, x किलोमीटर। इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, यानी कि टाइम जो है, अभी टाइम को टाइम देखते हैं बाद में क्या करना है, पहले डिस्टेंस तो आपका वही है, ठीक है, और स्पीड भी आपका यही था, लेकिन कहा क्या कि जब आपने स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर मिनिमम कर दिया है, तो टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा। जब आप स्पीड कम करते हो तो समय आपको ज़्यादा लगता है, तो आपको 3 घंटे समय अतिरिक्त लगते हैं। 3 घंटे क्या लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो आप प्लस का 3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। क्लियर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि जब समय t इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम था, और अब क्या क्या है कि जब स्पीड कुछ कम कर दिया गया है तो आपका समय क्या लगेगा, कुछ ज़्यादा लगेगा। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या क्या आएगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पड़े, यानी कि समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 का LHS पार्ट क्या है आपका, t प्लस 3, और इसका LHS पार्ट क्या है, t, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का t हो जाएगा यहाँ पे, और इसका RHS पार्ट क्या है, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8, और माइनस में हो जाएगा 480 डिवाइड बाई x, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देना है इसका। यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 इक्वल टू यहाँ पे आप क्या कीजिए, 480 को कॉमन लीजिए, 480 को कॉमन लीजिएगा तो ये आपका 1 बटे x माइनस 8 माइनस का 1 बटे x। अब यहाँ पे बस कैलकुलेट करना होगा आपको, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा कितना बार में, ये आपका 16 टाइम में कैंसिल होगा, 16 3 48 और 1 0, यानी कि 1 इक्वल टू 160, और ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट x माइनस 8, और x में जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल होगा, x बचेगा, x को 1 से गुना करोगे तो आपका x माइनस x से x कैंसिल होगा और x माइनस 8 ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा कि 1 इक्वल टू 160 ब्रैकेट x माइनस x और माइनस माइनस प्लस में x, और डिवाइड में आपका आएगा यहाँ पे कि x में x से गुना करोगे x स्क्वायर और माइनस का 8x, ब्रैकेट बंद, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 के साथ गुना होगा आपका, तो x स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू 160, और इधर आपका ब्रैकेट में 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस में 8x इक्वल टू गुना कर लीजिए, यहाँ पे आपको 128 और 0
सबको एक तरफ कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 128 जीरो आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।